विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर आपका इंडोनेशिया में है। विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। अब देखिएगा, ये है बौद्ध धर्म, ये है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? यानी बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक था साहब गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, यानी बात की जाए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनका जन्म हुआ था, यानी गौतम बुद्ध की अगर जन्म की बात किया जाए, गौतम बुद्ध की जन्म की बात किया जाए, तो इनका जन्म नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी बन के रूपदेही गांव में हुआ था। रूपदेही गांव में हुआ था। तो गौतम बुद्ध कहाँ, ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध है, और गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी बन के रूपदेही गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूपदेही गांव में हुआ था। तो इनका जन्म नेपाल में हुआ है, लेकिन इनका जो कर्म भूमि जो रहा ना, वो आपका भारत रहा। गौतम बुद्ध का कर्म भूमि जो रहा वो भारत रहा। जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। बोध गया में हुआ साहब, बोध गया में। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए, जो इनके पहले उपदेश कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ है, लेकिन गौतम बुद्ध का कर्म भूमि यानी ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश, जैसे गौतम बुद्ध, ध्यान देगा, जैसे मान लेते हैं कि यह गौतम बुद्ध है, देखिएगा, मान लेते हैं कि यह गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध है। तो गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए सारनाथ में। कहाँ दिए? तो सारनाथ में दिए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश दिए शराबस्ती में। गौतम बुद्ध सबसे अधिक उपदेश दिए शराबस्ती में, सबसे अधिक उपदेश। अंगुलीमाल डाकू का आप नाम सुने होंगे। अंगुलीमाल डाकू कहाँ के रहने वाला था? शराबस्ती के रहने वाला था। ये हो गया साहब अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल डाकू, तो अंगुलीमाल डाकू कहाँ के रहने वाला था? शराबस्ती। गौतम बुद्ध सबसे अधिक उपदेश दिए शराबस्ती में। उपदेश देने के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किए वो भाषा था पाली। उसके बाद गौतम बुद्ध सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए कौशल राज में। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? तो इस बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया कौशल राज में। इनका मृत्यु हुआ साहब कुशीनगर। इनका मृत्यु हुआ कुशीनगर में। तो हमें कहना है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ है, लेकिन गौतम बुद्ध पूरी जिंदगी आपका इंडिया में गुजारे हैं। इंडिया में गुजारे हैं। तो हाँ, ऑप्शन के हिसाब से हो गया कि इंडिया जो है वो गौतम बुद्ध का कर्म भूमि रहा। इंडिया जो है गौतम बुद्ध का कर्म भूमि रहा। लेकिन गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद सम्राट अशोक जैसे राजा आए और वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में करवाए, जैसे श्रीलंका वगैरह में करवाए। तो इंडोनेशिया भी तो उसी रूट में था, तो इंडोनेशिया में भी प्रचार प्रसार हुआ। तो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर जो बना वो इंडोनेशिया में ही बना था। कहाँ बना था? इंडोनेशिया में। अब चलिए अब बात करते हैं जापान की। जापान, तो देखिए जापान एक देश है। जापान एक देश है। ये जो जापान जो है ना, आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में। ये जो जापान है वो आपको कहाँ मिलेगा? तो प्रशांत महासागर में मिलेगा साहब। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो जापान एक देश है, जापान एक देश है, और जापान प्रशांत महासागर में है। ये उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया और चाइना के पड़ोसी देश, मतलब उसके आसपास में है। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है, और ये टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। वो टोक्यो कहाँ है? तो होन्शु द्वीप पर है। होन्शु द्वीप पर है। और ये जापान के दो शहर है, हिरोशिमा और नागासाकी। ये जापान के दो शहर है साहब, हिरोशिमा, नागासाकी। नागासाकी, तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने। बात करते हैं चाइना का। तो ये है चाइना साहब, ये है चाइना। बताया जाता है कि चांद पे जाने का तो बहुत से देश ने प्रयास किया है। तो
पहले प्रयास में चांद पर जाने वाला दुनिया का पहला देश है चाइना। यानी पहले प्रयास में चांद पर जाने वाला दुनिया का पहला देश है चाइना। चाइना कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है, कृत्रिम सूर्य का। अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा देश है जो कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है, तो कौन सा देश है? चाइना है। ठीक से, चाइना है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। बिहार में सर्वप्रथम दूरदर्शन कहां पर आरंभ हुआ था? बिहार में सर्वप्रथम दूरदर्शन कहां पर आरंभ हुआ था? तो देखिएगा, सर्वप्रथम दूरदर्शन की बात करते हैं तो बिहार में सर्वप्रथम दूरदर्शन मुजफ्फरपुर में प्रारंभ हुआ था। यानी सबसे पहले दूरदर्शन बिहार में मुजफ्फरपुर में शुरू हुआ था। देखिएगा यहाँ पर, देखिए आपका ये दूरदर्शन है। दूरदर्शन तो पूरे भारत लेवल पे चलती है, लेकिन बात यहाँ हो रही है बिहार के। तो 14 जून 1978 ईस्वी को, 14 जून 1978 ईस्वी को बिहार में जनसंचार के लिए दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था। लेकिन यही दूरदर्शन का जो रंगीन प्रसारण जो हुआ ना, वो 1982 में शुरू हुआ और ये पटना में हुआ था। यानी दूरदर्शन जब पहली बार बिहार में आया था तो वो ब्लैक एंड व्हाइट था। वो क्या था बच्चों? हेलो, क्या था? ब्लैक एंड व्हाइट था। तो पहली बार दूरदर्शन भारत में आया तो वो ब्लैक एंड व्हाइट था, और मुजफ्फरपुर में जो दूरदर्शन लगा वो भी ब्लैक एंड व्हाइट था। अब वो शुरू हुआ 1978 में, लेकिन वही दूरदर्शन फिर रंगीन में आ गया साहब। तो ये रंगीन में जो शुरू हुआ वो 1982 में शुरू हुआ, और ये कहाँ शुरू हुआ? पटना में। तो चलिए अब देखिएगा, आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा वो मुजफ्फरपुर होगा। बात करते हैं नालंदा जिला के। तो देखिएगा, आपका नालंदा जिला में ही बिहार शरीफ है। बिहार शरीफ का पुराना नाम जो है साहब वो है ओदंतपुरी। नालंदा जिला में एक शहर है बिहार शरीफ, इसका पुराना नाम है ओदंतपुरी। ओदंतपुरी। तो ध्यान दीजिएगा, नालंदा जिला में एक शहर है बिहार शरीफ, यहाँ आलू शोध संस्थान है। तो नालंदा जिला में एक शहर है बिहार शरीफ। बिहार शरीफ का जो पुराना नाम जो है ना ओदंतपुरी है। तो ये ओदंतपुरी का नाम बिहार शरीफ कौन रखा है? तो ओदंतपुरी का नाम बिहार शरीफ रखा है बख्तियार खिलजी। कौन रखा है? बख्तियार खिलजी। और बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक भी बख्तियार खिलजी है। तो चलिए, बिहार का एक जिला है नालंदा जिला, जहां राजगीर है, जहां नालंदा विश्वविद्यालय है। तो इसी नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय है, राजगीर है और बिहार शरीफ है। तो बिहार शरीफ का पुराना नाम पहले ओदंतपुरी था, यानी उसका नाम ओदंतपुरी था, लेकिन उसका फिर बाद में नाम कर दिया गया बिहार शरीफ। तो ओदंतपुरी का नाम बदलकर बिहार शरीफ किया है बख्तियार खिलजी। और ये वही बख्तियार खिलजी है जो बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना किया था। बात करते हैं पटना के। तो देखिए, पटना जो है ना साहब, वो गंगा नदी और सोन नदी की संगम पे है। पटना जो है वो गंगा नदी और सोन नदी की संगम पे है। और ये पटना का स्थापना किया है उदयन ने इसका स्थापना किया साहब। लेकिन उदयन ने इसका स्थापना पटना के रूप में नहीं किया था, इसका स्थापना पाटलिपुत्र के रूप में किया था। उदयन ने इसका स्थापना पाटलिपुत्र के रूप में किया था। बल्कि पाटलिपुत्र का नाम जो पटना जो रखा है ना, वो शेरशाह सूरी रखा है। कौन रखा है? तो शेरशाह सूरी रखा है। बात करते हैं वैशाली की। तो ये वैशाली जिला है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। तो महावीर जी का जन्म जो हुआ था ना, वो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। महावीर जी का जन्म वैशाली में हुआ था। अब आगे की बात करते हैं, ये तो हो गया। अब कह रहे अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक हैं। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक है। तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो है ना, वो प्रशासन के प्रतीक है। किसके प्रतीक है? प्रशासन के प्रतीक है। अब देखिए, बात करते हैं अभिलेख की। तो भारत में अभिलेख को अलंकृत करवाने वाला पहला राजा सम्राट अशोक है साहब। पहला राजा कौन है? सम्राट अशोक है।
अब इन्हीं के अभिलेख में एक अभिलेख है प्रस्तर अभिलेख। तो प्रस्तर अभिलेख में प्रशासन का उल्लेख किया गया है। और सम्राट अशोक के अभिलेखों का खोज कौन किया है? तो इनके अभिलेखों का खोज किया है साहब टी पैंथलियर। इनके अभिलेखों का खोज कौन किया है? टी पैंथलियर। इनके अभिलेखों का खोज किया टी पैंथलियर। लेकिन इनके अभिलेखों को पढ़ने वाले जो व्यक्ति है ना, वो है जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप है साहब। इनके जो अभिलेखों को जो आदमी पढ़ा है, इसका क्या नाम है? जेम्स प्रिसेप। तो चलिए, अशोक के अभिलेखों का खोज कौन किया है? टी पैंथलियर। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ा कौन है? तो जेम्स प्रिसेप पढ़ा है। जेम्स प्रिसेप पढ़ा है। चलिए, हाँ, अब यही सम्राट अशोक है जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में करवाया, जैसे श्रीलंका में करवाया था साहब। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाने के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था। और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। किसको भेजा था? तो पुत्री संघमित्रा को भेजा था, संघमित्रा को। चलिए, अब आगे देखिएगा। कह रहा एक हीटर की जो तंतु होता है वो बना होता है किसका? हीटर का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? हीटर की जो तंतु होती है ना, वो नाइक्रोम की बनी होती है साहब। हीटर की जो तंतु होता है वो नाइक्रोम की बनी होती है। और ये जो नाइक्रोम है वो निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। निकेल प्लस क्रोमियम, निकेल प्लस क्रोमियम। तो देखिएगा, आप हीटर देखे हैं ना, हीटर। तो हीटर पूछा है कि एक हीटर की जो तंतु होती है वो किसका बना होता है? थोड़ा दिक्कत ना है। कह रहे एक हीटर की जो तंतु होती है वो किसका बना होता है? तो हीटर की जो तंतु होता है ना, वो नाइक्रोम का बना होता है। और ये नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। लेकिन हीटर बनाने में टंगस्टन का भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब टंगस्टन का यूज होता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि एक हीटर का तंतु बना होता है किसका? तो नाइक्रोम का बना होता है साहब, नाइक्रोम का। लेकिन किसका सहारा लिया जाता है? इसमें टंगस्टन का भी नाम आता है। यानी क्वेश्चन है कि एक हीटर का तंतु किसका बना होता है? तो नाइक्रोम होगा। लेकिन एक हीटर के तंतु बनाने में किसका यूज किया जाता है, सपोर्ट लिया जाता है? तो वह टंगस्टन। अब बात करते हैं तांबे के। तो बताइएगा, समझिएगा, विद्युत है ना, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है सब चांदी। और चांदी के बाद विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है ना, वो होता है तांबा। यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, और चांदी के बाद विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो होता है तांबा। अब तो पूछा जाए कि विद्युत के चांदी के बाद विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है? तो तांबा होता है। और तांबा और टीन को मिलाइएगा ना, तांबा और टीन को मिलाइएगा ना तो कांसा बनती है। क्या बनता है? कांसा। तांबा और टीन को मिलाइएगा तो कांसा बनेगा। यानी कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन को। और कांसा का जो आविष्कार हुआ साहब, यानी खोज हुआ ये कांसा का, वो हुआ सिंधु सभ्यता में। किस सभ्यता में हुई? सिंधु सभ्यता में। कांसा का जो खोज हुआ वो हुआ सिंधु सभ्यता में। तो सिंधु सभ्यता को कांस युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को कांस युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कांस युगीन सभ्यता कहा जाता है। बात रहा एल्युमिनियम का। तो देखिएगा, धरती पे भूपट्टी पे पाए जाने वाला सबसे अधिक भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व जो है वो एल्युमिनियम है। यदि पूछा जाए कि भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व कौन है? तो एल्युमिनियम है। चलिए, अब आगे आइएगा। देखिए, कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? मतलब इस ऑप्शन में कौन ऐसा है जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, मतलब प्रतिबंध न्यायपालिका। ये भारतीय संविधान के हिस्सा नहीं है साहब। क्योंकि देखिएगा, पहला कह रहा है लिखित संविधान, तो भारत का संविधान लिखित है। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो पहला कह रहा है लिखित संविधान, तो भारतीय संविधान की विशेषता है क्योंकि भारत का संविधान लिखित है। लिखित संविधान बनाने वाला दुनिया का पहला देश है यूएसए। लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाने वाला दुनिया का देश है भारत साहब। तो लिखित संविधान बनाने वाला दुनिया का पहला देश है यूएसए, मतलब अमेरिका। लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। मौलिक अधिकार की अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है साहब,
वो है आपका, देखिए, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 और भाग 4, भाग 4, भाग 4। देखिए भाग 1 में केंद्र, हाँ देखिए भाग 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। अब भाग 2 में आपका नागरिकता है, नागरिकता है। अब भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है, भाग 3 में आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। अब भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो भाग 1 में आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा है, भाग 2 में आपका नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो देखिएगा मौलिक अधिकार भी तो आपका संविधान का हिस्सा हो ही गया, नीति निर्देशक सिद्धांत भी तो संविधान का हिस्सा हो ही गया, खाली संविधान के हिस्सा ये न रहा जी। ऐसे परिस्थिति में इसका आंसर कौन होगा, ये सी होगा। अब देखिए शुरुआत की बात किया जाए तो शुरुआत में जो मौलिक अधिकार था ना वो 7 को था, लेकिन अब हो गया 6 को, क्योंकि 44वां संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया है। यानी शुरुआत में मौलिक अधिकार, रेड कलर दिख रहा है, शुरुआत में मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। तो बताया जाता है कि 44वां संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया। अब अनुच्छेद 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना के छोड़ दिया गया साहब। अब आगे आइएगा, कह रहा है ना कि पुछताछ, हाँ कह रहा है पुछताछ घास की मैदान कहाँ पाया जाता है, पुछताछ घास की मैदान कहाँ पाया जाता है। तो पुछताछ घास की जो मैदान है ना साहब वो हंगरी में है। कहाँ है, हंगरी में साहब। पुछताछ घास की मैदान हंगरी में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो घास की मैदान है उसे हम कहते हैं डाउन्स, और अर्जेंटीना में जो घास की मैदान है उसे हम कहते हैं पंपास। अर्जेंटीना में घास की मैदान को क्या कहते हैं, तो पंपास कहते हैं। और वेनेजुएला में जो घास का मैदान है उसे कहा जाता है लानोस, क्या कहा जाता है, लानोस। तो देखिए कह रहा पूछताछ, ये कह रहा पूछताछ। तो पूछताछ घास का जो मैदान है ना वो हंगरी में है। पूछताछ घास के मैदान कहाँ है, तो हंगरी में है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स घास की मैदान, अर्जेंटीना में है पंपास घास की मैदान, और वेनेजुएला में है लानोस घास की मैदान। क्लियर। अब आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मोहरे निर्मित थे। देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता के जो अधिकतर मोहरे जो थे ना साहब वो सेल खड़े का था। कैसा था, सेल खड़े का। तो सिंधु सभ्यता के जो मोहरे थे वो सेल खड़ी का बना हुआ था। ऐसे सिंधु सभ्यता के बारे में पहले वीडियो में बहुत बार बता चुके हैं हम, समझना, इसको छोड़ देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, सेल खड़े। तो ये अब आगे, अब कह रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश में सम्मिलित परियोजना कौन है। तो यानी बिहार उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। बिहार क्या है, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य। तो कह रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश में सम्मिलित परियोजना कौन है, यानी कौन सी परियोजना है जो उत्तर प्रदेश में है और बिहारों में है। तो वो है साहब गंडक परियोजना। गंडक परियोजना जो है ना आपको यूपी में भी मिलेगा, यानी ये आपका यूपी में मिलेगा और प्लस बिहार में भी मिलेगा। और ये परियोजना कौन नदी पर है, तो गंडक नदी पर है, गंडक नदी पर है, गंडक नदी पर। तो गंडक परियोजना बिहार में भी है और प्लस यूपी में भी है, और ये गंडक नदी पर है। देखिए भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है ना वो दामोदर घाटी परियोजना साहब। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है, तो दामोदर घाटी परियोजना साहब। और ये परियोजना दामोदर नदी पे है। कौन नदी पर है, दामोदर नदी पर है। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना, भारत की सबसे बड़ी नहर है साहब। भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ये आपका सतलज नदी, ये आपका सतलज नदी और प्लस ब्यास नदी की से बना हुआ है। और ये परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान में है। मुख्य रूप से कहाँ है, तो राजस्थान में। तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना जो है ना वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ये सतलज और ब्यास नदी की पानी इसमें आता है और ये मुख्य रूप से राजस्थान को लाभान्वित करता है। हीराकुंड बांध परियोजना जो है, ये हीराकुंड बांध परियोजना आपका महानदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है और ये उड़ीसा राज्य में है। ये किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा राज्य में है साहब, ये उड़ीसा राज्य में है।
अब आगे देखिएगा, आगे कह रहा है ना 9 नंबर की, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से, हाँ, अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। मतलब सवाल यहाँ पे यह है कि कोई व्यक्ति है और वो अपने पसंद से शादी करता है साहब, कोई व्यक्ति है और वो अपने पसंद से शादी करता है। अब वो अपने पसंद से शादी करता है तो न्यायालय जो है ना वो उसको संरक्षण देगा, उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने पसंद से शादी करता है तो अनुच्छेद 21 के तहत उसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी उसको सुरक्षा प्रदान दिया जाएगा, यानी उसको सुरक्षा दिया जाएगा। अब अनुच्छेद 19 की बात करें, अनुच्छेद 19 की बात करें तो देखिएगा ये अनुच्छेद 19 है साहब, ध्यान देगा, ये है अनुच्छेद 19, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये है साहब, ये वाला। अब अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में बहुत से अनुच्छेद है साहब। अनुच्छेद 19 का ए है, बी है, सी है, डी है, फिर ई है, एफ नहीं है, उसके बाद जी है, समझना, इतने सारे अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता साहब, बोलने की स्वतंत्रता, इंसानों की जो बोलने की जो आजादी मिली है ना वो अनुच्छेद 19 के ए के तहत मिली है। उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया की स्वतंत्रता। उसके बाद अपने घर के ऊपर तिरंगा झंडा फहराने की स्वतंत्रता। ये तीनों की तीनों पावर अनुच्छेद 19 के ए के तहत मिला है। यानी अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया की स्वतंत्रता, और अपने घर के ऊपर तिरंगा झंडा फहराने की स्वतंत्रता। चलिए अब बी की अगर बात किया जाए, बी में क्या है, तो बी में है साहब शांतिपूर्ण तरीके से बैठक करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से बैठक करने की स्वतंत्रता बिना हथियार के, यानी बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से आप बैठक कर सकते हैं। ये पावर आपके मिला अनुच्छेद 19 के बी में। सी में है साहब संघ बनाने की स्वतंत्रता, सी में जो आपका है ना वो आपका है संघ बनाने की स्वतंत्रता। और ये जो डी है, डी में है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता। और ई में है साहब देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, और जी में है देश के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता, और प्लस जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो देश के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 देखिए ना, अनुच्छेद 19 के ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और एफ नहीं, एफ छटा हुआ जी हो गया। अनुच्छेद 25 में कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं लगाएगा। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। भारतीय नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, वो अनुच्छेद 29। कोई दिक्कत ना है। चलिए अब कह रहा बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो हमारे बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना का स्थापना 1964 में हुआ था। हमारे बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना का स्थापना 1964 में हुआ था। तो कह रहा किस देश के सहयोग से स्थापना हुआ था? तो ये सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ था साहब। किसके सहयोग से हुआ था? तो सोवियत संघ।